हेलो दोस्तों, मैं कोमल परिहार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब तक पर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जहां पर हमने कल खत्म किया था। आज वहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, कल हमने कहां पर खत्म किया था। कल हम लोगों ने देखा था संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बारे में हमने जाना था। ठीक, जैसे कि मैंने बताया था, जो संसदीय व्यवस्था होती है वहां पर पूरी ताकत किसके पास होती है? वहां पर पूरी ताकत होती है किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। वहां पर संसदीय व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है उसका महत्व केवल नाम मात्र का महत्व होता है। और यहाँ पर देखें अध्यक्षात्मक व्यवस्था में, यहाँ पर मुखिया कौन होता है? अध्यक्ष। नाम ही से समझ में आ रहा है आपको। तो मैंने क्या बताया? संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बारे में बताया था मैंने। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों? आज हम लोगों को पढ़ना है संसदीय व्यवस्था के लाभ और हानि। क्या जानना हम लोगों को? संसदीय व्यवस्था के लाभ या हानि। देखिए, मैं अभी आपको संसदीय व्यवस्था नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक, संसद नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको। अभी मैं बता रहा हूं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। हमारा जो टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक, तो चलिए हम लोग आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, तो संसदीय व्यवस्था है, उसके क्या लाभ? जो पहला लाभ है बच्चों, क्या है कि संसदीय व्यवस्था में क्या? संसदीय व्यवस्था में टकराव की स्थिति नहीं होती। मतलब टकराव का मतलब ये नहीं कि यहां से आए लड़ाई हो जाए। ठीक, इन्होंने चार इनको मारे, चार इन्होंने मारे, ऐसे टकराव नहीं। मतलब देखिए, जो टकराव की जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि देखो, संसदीय व्यवस्था में मैंने बताया था जो विधायिका होती है उससे क्या बनती है? विधायिका में से ही कार्यपालिका बनती है। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि विधायिका का 15% ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। तो देखिए, जब किसी एक बॉडी के दो अंग होंगे तो उनमें टकराव कहां से होंगे? बताइए कैसे होंगे टकराव? तो यहां पर क्या है, संसदीय व्यवस्था में टकराव की स्थिति नहीं होती। किसमें? कार्यपालिका और विधायिका में। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? संसदीय व्यवस्था में क्या उत्तरदायी सरकार देखने को मिलती है। कैसी सरकार देखने को मिलती है? उत्तरदायी सरकार। अब उत्तरदायी सरकार क्या है ये भी हम लोग जानते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि संसदीय व्यवस्था में जो विधायिका होती है, विधायिका में से ही कार्यपालिका बनती है। तो जब विधायिका में से ही कार्यपालिका बनेगी तो जो कार्यपालिका होगी वो क्या किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो कार्यपालिका होगी, जो सरकार होगी, वो निरंकुश नहीं होगी। अगर वो विधायिका के प्रति जाके कोई कार्य करेगी तो विधायिका क्या करेगी? अविश्वास प्रस्ताव ले आएगी और किसको? सरकार को गिरा देगी। तो जब सरकार को अपने गिरने का खतरा रहेगा तो क्या वो उत्तरदायी रहेगी विधायिका के प्रति। तो जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें क्या हमको उत्तरदायी सरकार देखने को मिलती है। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व। यह क्या है? यह क्या होता है? क्या अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व, यह क्या है? यह भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जो संसदीय व्यवस्था होती है, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे क्या हो, विधायिका क्या होगी? एक संघ की विधायिका होगी और एक राज्य की विधायिका होगी। संघ की विधायिका को क्या कहते हैं हम लोग? संघ की विधायिका को हम लोग संसद कहते हैं। ठीक, तो जब हम सांसदों को चुनकर भेजेंगे कहाँ पे? संसद में। तो क्या कोई मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होगा तो वहां से मुस्लिम भी पहुंच सकता है। ठीक, या सिख बाहुल्य क्षेत्र होगा तो वहां पे सिख भी चुन के जा सकता है। अर्थात मोटे तौर पे कहा जाए कि संसदीय व्यवस्था में क्या अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व होता है। अल्पसंख्यक भी चाहें तो कार्यपालिका के सदस्य बन सकते हैं या मंत्री बन सकते हैं। जैसे कि ओबीसी साहब को देख लो। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है विपक्ष का दबाव रहता है तथा निरंकुशता नहीं देखने को मिलती। मतलब कि जो संसदीय व्यवस्था होती है यहाँ पे क्या होता है? देखिए, संसदीय व्यवस्था में क्या विपक्ष का दबाव रहता है और निरंकुशता देखने को नहीं मिलती है। होता क्या है? देखिए, संसदीय व्यवस्था है, ठीक, तो यहाँ पे विपक्ष होगा और
पक्ष एक सरकार होगी। तो जो सरकार है वो अगर जनता के खिलाफ कोई कार्य करेगी तो जनता की आवाज के रूप में कौन आएगा? विपक्ष खड़ा रहेगा। क्या अगर सरकार जनता के विपक्ष में कोई कार्य करेगा या कोई निर्णय लेगी तो उसके विरोध कौन करेगा? विपक्ष करेगा। जनता की आवाज के रूप में कौन कार्य करता है? अर्थात हम कहें कि जनता की आवाज के रूप में जो कार्य करता है वो कौन करता है? विपक्ष कार्य करता है। कौन कार्य करता है? विपक्ष। ठीक, जिसके कारण सरकार को जनमत के तरीके से ही कार्य करना पड़ता है। पर अगर विपक्ष की सीट 50 है और सरकार 500 सीटों पर है तो क्या होगा? तो यहां पे विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं होगा। जब सरकार पूर्ण बहुमत से होगी तो यहाँ पे विपक्ष का क्या मतलब होगा? नाम मात्र का मतलब होगा। तो फिर सरकार क्या करेगी? अपनी मन मर्जी से चलाएगी। और विपक्ष को कमजोर करना मतलब जनता की आवाज को कमजोर करना होता है। और विपक्ष को कमजोर कौन कर रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं। देखिए, जो एक आदर्श लोकतंत्र होता है उसमें उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर 200 सीटें हैं तो 101 सीट सरकार के पास होनी चाहिए, तो 99 सीट किसके पास? विपक्ष के पास होना चाहिए। तब एक आदर्श लोकतंत्र की होगा। अगर 101 उसके पास, सरकार के पास, विपक्ष के पास 99 सीट होंगी तो सरकार कुछ करने से पहले, कुछ गलत फैसले लेने से पहले, ठीक, क्या 4 बार सोचेगी कि अगर मैं फैसले ले रही हूं तो विपक्ष भी बैठा है जिसके पास मेरे बराबर की सीटें हैं। लेकिन आज की डेट में क्या है? हम लोग चाहते क्या हैं कि 200 में से 199 सीट सरकार को मिल जाए और विपक्ष के पास 1 सीट रहे। इससे क्या होगा? इससे जनता की आवाज कमजोर हो जाएगी। विपक्ष मतलब जनता की आवाज, क्योंकि देखो हम तुम तो वहां पर जाएंगे नहीं, जाएगा तो विपक्ष ही, जिसको हम लोगों ने बिल्कुल कमजोर कर दिया है। तो क्या होगा? इससे सरकार में निरंकुशता आ जाएगी। निरंकुशता मतलब जिस पर कोई अंकुश ना लगा सके। मैंने कहा ना कि यहाँ पर क्या निरंकुशता देखने को मिलती है, ठीक, नहीं मिलती है, निरंकुशता नहीं मिलती है। लेकिन अगर विपक्ष कमजोर कर दिया तो निरंकुश हो जाएगी सरकार। तो क्या होगा? आपको जानते हो, सरकार चाहे 100 रुपया पेट्रोल करे चाहे 200 करे, क्या उसका कोई विपक्ष कमजोर है तो विपक्ष क्या कर लेगा? चाहे गैस का सिलेंडर 1200 का करे चाहे 1500 का करे, तो क्या कर लेगा विपक्ष? जब विपक्ष को हमने इतना कमजोर ही कर दिया है कि नाम मात्र का विपक्ष है। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या इसके लाभ जो है, संसदीय व्यवस्था के लाभ, तो क्या यहाँ पर टकराव की स्थिति नहीं होती है क्योंकि विधायिका में से ही कार्यपालिका बनी होती है। ठीक, यहाँ पर उत्तरदायी सरकार मिलती है क्योंकि उसको अविश्वास प्रस्ताव का खतरा रहता है सरकार को। तीसरा, यहाँ पर अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व होता है। क्या तीसरा क्या है? यहाँ पर अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हुआ, सिख बाहुल क्षेत्र, वहां से सिख या मुस्लिम लोग चुन के जाते हैं सांसद विधायकों के रूप में। ठीक, ये भी हमने देख लिया। विपक्ष का दबाव बना रहता है। अगर विपक्ष कमजोर ना हो तो विपक्ष का बराबर दबाव बना रहता है और निरंकुशता देखने को नहीं मिलती है। जब विपक्ष का दबाव रहेगा तो निरंकुशता देखने को मिलेगी ही नहीं। ठीक, तो ये क्या हो गया? लाभ हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं? अब हम लोग देखते हैं हानि। संसदीय व्यवस्था के लाभ तो हम लोगों ने देख लिए, अब हम लोगों को क्या जानना है? इनकी हानि। तो पहला क्या है? विधायिका को कार्यपालिका के कार्य करने होते हैं। हानि देखिए, जैसे मैं बताऊं, जो संसदीय व्यवस्था होती है इसमें क्या विधायिका में से ही कार्यपालिका बनी होती है। ठीक, तो जो विधायिका से कार्यपालिका बनी होती है, समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ पे हानि क्या है? कार्यपालिका को विधायिका के कार्य करने होते हैं। क्या अब आप लोग सोचोगे कि कार्यपालिका के कार्य क्या होते हैं, विधायिका के कार्य क्या होते हैं? तो देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो शासन के हैं, शासन के कितने? शासन के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 कार्यपालिका, नंबर 2 विधायिका और नंबर 3 न्यायपालिका, या विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये शासन के 3 अंग हो गए। तो जो विधायिका होती है इसका कार्य क्या होता है? विधायिका का काम होता है कानूनों को बनाना, और जो कार्यपालिका होगी उसका कार्य क्या होगा? कानूनों को लागू कराना। जो न्यायपालिका होगी इसका कार्य क्या होगा? कानूनों की रक्षा करना, जैसा कि मैं आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुका हूं। ठीक,
तो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे कि कार्यपालिका को विधायिका के कार्य करने पड़ते हैं, जिससे वो अपने कार्य को 100% नहीं कर पाते हैं। देखिए जो कार्यपालिका है, उदाहरण से देखिए आप लोग मोदी जी को ले लीजिए। मोदी जी क्या है? मोदी जी कार्यपालिका के सदस्य हैं। ठीक, कार्यपालिका क्या होती है? विधायिका का 15%। ठीक, तो कार्यपालिका के सदस्य हैं, लेकिन वो क्या विधायिका के कार्यों को भी करते हैं। जैसे कि आपने अभी कृषि कानून देखा होगा, मोदी जी के उससे आए ना, और आपने CAA देखा होगा। ठीक, तो क्या है, जो कार्यपालिका को विधायिका के कार्य करने पड़ते हैं, जिससे वो अपने दायित्वों को 100% नहीं निभा पाते। ठीक, तो पहली हानि मिल गई हम लोगों को देखने पर, कहां पे? संसदीय व्यवस्था पर। अगला क्या है? यहाँ पर अस्थायी सरकार मिलती है। अब देखिए अस्थायी सरकार का मतलब क्या होता है? देखिए अस्थायी मतलब सरकार है कि देखिए यहाँ पर क्या मैंने बोला था, विधायिका में से कार्यपालिका बनी होती है। ठीक, अगर विधायिका में से कार्यपालिका बनेगी वो भी 15%, तो सरकार को डर रहेगा कि अगर हमने विधायिका के विरुद्ध कोई ऐसा नियम या कानून लागू कर दिया जो विधायिका को पसंद ना आए, तो वो अविश्वास प्रस्ताव से हमें गिरा सकती है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक अस्थायी सरकार देखने को मिलती है। देखिए फिर चाहे वो निर्णय सरकार देश के लिए सही क्यों ना हो, ठीक, मैं क्या कह रहा हूं, चाहे वो निर्णय देश के लिए सही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो निर्णय विधायिका के खिलाफ होगा, अगर विधायिका उस निर्णय को नहीं मानेगी, तो कार्यपालिका वो निर्णय नहीं लेगी। ठीक, या कोई दीर्घकालिक निर्णय होगा जिससे भविष्य में देश की ठीक कुछ तरक्की होगी, तो क्या वो भी लेने से कतराएगी। कौन? कार्यपालिका, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका से मिलकर बनी होती है। ठीक, और जब विधायिका से मिलकर बनी होगी और विधायिका के विरुद्ध कोई जाके कार्य करेगी, तो क्या अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और सरकार को गिरा देगी। तो जहां पर सरकार को गिरने का चांस होगा, वहां पे क्या अस्थायी सरकार देखने को मिलेगी। समझ में आया? ये अस्थायी सरकार होती है। अगला क्या है? निरंकुशता पूर्ण बहुमत मिलने पर। देखिए जो संसदीय व्यवस्था होती है, वहां पर अगर किसी दल को पूर्ण बहुमत मिल जाए तो वो क्या निरंकुश हो जाता है। निरंकुश मतलब जिस पर कोई अंकुश ना लगा सके। समझ रहे हो आप? जिस प्रकार से हम देख रहे होंगे आज के युवा नेताओं को, घर वाले इतना अंकुश लगाते हैं कि बेटा कुछ काम धंधा देख लो, पढ़ाई लिखाई कर लो, लेकिन नहीं, हमें तो नेताजी के साथ सेल्फी लेनी है, तो उन पे कोई निरंकुश नहीं लगा सकता। इसी प्रकार से पूर्ण बहुमत वाली सरकार पर भी समझ लो कोई निरंकुश नहीं लगा सकता। उनको जो कानून बनाना है हमको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने विपक्ष को कमजोर कर दिया है। विपक्ष मतलब जनता की आवाज, जनता की आवाज को हमने कमजोर कर ही दिया है। तो क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल तानाशाही चलेगी, निरंकुश सरकार देखने को मिलेगी, जो उनकी मर्जी होगी वो कार्य करेंगे, वो हमको मानना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या इसकी हानि है? यहाँ पर है कि पूर्ण बहुमत मिलने पर क्या सरकार क्या निरंकुशता देखने को मिलती है। अगला पॉइंट क्या है? प्रशासनिक कार्यकुशलता प्रभावित होती है। यह क्या हुई? प्रशासनिक कार्यकुशलता प्रभावित होती है। यह चीज क्या है कार्यकुशलता? देखिए संसदीय व्यवस्था होती है जो, इसमें क्या जो विधायिका होती है, कई बार बता चुका हूं मैं, जो विधायिका होती है उसका 15% क्या होती है? विधायिका के निचले सदन का 15% क्या मंत्री होते हैं। अब जैसे केंद्र की विधायिका से देख लेते हैं हम, मोदी जी हैं, मोदी जी ने मंत्री परिषद चुनी, ठीक, 82-83 मंत्री बनते हैं। अब उनमें से कोई मंत्री अयोग्य भी हैं जो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकते सही से, लेकिन मोदी जी क्या करें, उनकी भी मजबूरी होती है कि हमें इन्हीं सदस्यों में से 15% को चुनना है। तो ऐसे में कुछ अयोग्य लोग भी कार्यपालिका में शामिल हो जाते हैं, जिससे क्या प्रशासनिक कार्यकुशलता प्रभावित होती है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि फलाने मंत्री ने कुछ दिन पहले ऐसे भाषण दे दिए, ठीक, और बाद में आके सॉरी बोल देते हैं, तो यही सब है। ठीक, उनको नॉलेज होता नहीं, मंत्रालय मिल जाता है, तो इसी को कहते हैं कि प्रशासनिक कार्यकुशलता देखने को मिलती है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि 15% उन्हीं सदस्यों में से 15% को मंत्री बनाना पड़ेगा, सरकार में रखना पड़ेगा, वो मजबूरी है, ऐसा तो है नहीं कहीं और से ले जाएं।
तो ये संसदीय व्यवस्थाएं की क्या है, यह संसदीय व्यवस्था की क्या है, हानि है। कौन कौन सी, विधायिका को कार्यपालिका के कार्य करने होते हैं जिससे वो अपने कार्यों को 100% निर्वाहन नहीं कर पाती है। यहाँ पर अस्थायी सरकार देखने को मिलती है। तीसरा क्या है, यहाँ पे निरंकुशता, पूर्ण बहुमत मिलने पर जिस सरकार को पूर्ण बहुमत मिल जाता है वो क्या निरंकुशता हो जाती है और प्रशासनिक कार्यकुशलता प्रभावित होती है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या आज लाभ समझ लिए, हानि समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या अध्यक्षात्मक व्यवस्था। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं है, जो संसदीय व्यवस्था के लाभ हैं वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था की क्या हानि हो गई, तथा जो संसदीय व्यवस्था की हानि है वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था के क्या लाभ होंगे। हमको इतना याद रखना है कि संसदीय व्यवस्था के लाभ, अध्यक्षात्मक व्यवस्था की हानि, और संसदीय व्यवस्था की हानि अध्यक्षात्मक व्यवस्था के लाभ होते हैं। तो बच्चों आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं कल की अपनी अगली वीडियो में। कि कौन सी क्लास होगी कल होगी तो संसदीय विशेष अधिकार। तो मैं आपसे विदा लेता हूं, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।